बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी इंग्लिश पार्ट 2 उसका आज दूसरा ऐसे हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे का टॉपिक है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। ऐसे का मतलब चैप्टर। ऐसे को ये मत समझ लीजिएगा कि जो ग्रामर में ऐसे आता है वो है। हमारे जो चैप्टर्स हैं पार्ट 2 के वो मॉडर्न ऐसेज हैं, इसलिए ये दूसरा ऐसे है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। ये एक ऐसे किसी किताब में से निकाला गया है और उस किताब का नाम है द न्यू बेसिक साइंस। 1956 में ये किताब पब्लिश की गई थी। इस किताब को एक साइंटिस्ट ने लिखा था और इस ऐसे को भी उन्होंने ही लिखा है, उसी साइंटिस्ट ने। इस ऐसे के अंदर हमारे मौजूदा ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी गुजारने के तरीके क्या हैं और पास्ट में हम लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे, उन दोनों चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया गया है। और ये बताया गया है, कंपैरिजन करके ये बताया गया है कि प्रेजेंट लाइफ इज़ द बेटर लाइफ देन द पास्ट। इसलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या बताया गया। यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन डेली लाइफ। आजकल की ज़िंदगी में हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइंटिफिक तरीक़ाकार, साइंसी तरीक़ाकार के मुताबिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक मैनुअल तरीके से हम नहीं कर सकते, इसलिए हम वो साइंसी तरीके से करते हैं। मैनुअल तरीके से अगर करें तो उनके ऊपर मेहनत ज़्यादा लगती है, कोशिश ज़्यादा लगती है और सहूलत तलाश करते हुए जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई है हम उन्हीं चीज़ों को साइंटिफिकली करना शुरू कर गए हैं। इसी तरीके से हमने बहुत सारी ज़िंदगी डेली बेसिस की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हमने साइंसी तरीक़ेकार के ऊपर डिपेंडेंट कर लिया है और वैसे ही करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ये बुरी चीज़ नहीं है। जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है बेहतर है कि हम भी, आदमी भी उसी तरीके से एडवांस होता जा रहा है। तो आजकल के दौर में बेटर लिविंग एंड चेंज लाइफ देन आवर फोरफादर्स। अगर हम ज़रा पास्ट में चले जाएं, माजी के लम्हात को देखें, औकात को देखें, तो हमें ये पता चलेगा कि माजी में, पिछले ज़माने में, गुज़श्ता अदवार में ज़िंदगी गुजारने का तरीका बहुत मुख्तलिफ था और आज का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। और आज का तरीका पहले लोगों की निस्बत बहुत बेहतर है। हमारे अंदर ज़िंदगी गुजारने के जो तौर अतवार हैं, तरीके हैं, उठने बैठने का तरीका है, खाने पीने के तरीके हैं, वो बहुत मुख्तलिफ हैं। चेंज लाइफ देन आवर फोरफादर्स। हमारे जो आबाओ अजदाद थे उनसे हमारे आजकल के तरीके बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। इसीलिए आजकल कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि उनकी अपने वालिद औलाद के साथ, वालिदैन की अपनी औलाद के साथ, जो या कई बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि उनकी अपने मुआशरे के जवानों के साथ जो है ना वो सोच नहीं मिलती है। यही वजह है कि ज़िंदगी गुजारने के तरीके ही बहुत बदल चुके हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से ज़िंदगी एडवांस होती जा रही है। तो एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मेथड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर हम देखते हैं तो हम ये तरीका, साइंसी तरीकाकार क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम सहूलत को तलाश करने की क्यों कोशिश करते हैं। वजह ये है कि एक तो टाइम की बचत होती है, दूसरा आसानी से काम किया जाता है और हर काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो काम गुज़श्ता अदवार के अंदर जिस फसल को हल कर चलाने के लिए, उसको नरम करने के लिए गुज़श्ता अदवार के अंदर तकरीबन पूरा दिन या 2 दिन भी लग जाया करते थे, वही फसल है, वही खेत है, उसको 1 घंटे के अंदर भी साइंसी तरीक़ाकार के साथ हल किया जा सकता है। हल उसमें लगाया जा सकता है, फसल लगाई जा सकती है, फसल काटी जा सकती है। जबकि अगर माजी में देखा जाए तो यही काम बड़े दिन लेते थे। इसी तरह अगर आप और मिसाल लें तो पैगाम रसानी का जो सिलसिला था, कॉरेस्पॉन्डेंस का तरीक़ाकार था। अभी हम हमारे अपने दौर की ही बात है कि थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हर काम ही ख़त किताबत के ज़रिए किया जाता था। लेटर्स भेजे जाते थे, लेटर्स वसूल किए जाते थे, एक दूसरे के साथ उन्हीं सिलसिले के साथ बात की जाती थी। और आज का जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, वॉइस मैसेजेस हैं, वीडियो नोट्स हैं, आप उनको भेज सकते हैं और आप अपने पैगाम को बड़ी तेज़ी के साथ डिलीवर कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। साइंटिफिक मेथड एडवांस होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और ज़िंदगी के हर पहलू में, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हर पहलू, कोई भी पहलू ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद बेटर देन आवर एंसेस्टर्स। ये दोबारा वही बात आ रही है कि ये जितने भी आजकल के तरीक़ेकार हैं, अब इसके अंदर हज़ारों मिसालें फ़िट की जा सकती हैं। इस बात के अंदर हज़ारों बातें लाकर ये बताया जा सकता है हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो इस बिजली की नेमत से महरूम थे, उनके पास बिजली की नेमत नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, ये पेट्रोल के ऊपर चलने वाली गाड़ियाँ नहीं थी। पहले माजी में ज़रा देखा जाए तो बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह अभी भी डीजल पे चलते हैं, पहले सारी गाड़ियाँ डीजल पे चलती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट होती जा रही है। अब हमारे जो आबाओ अजदाद हैं उनसे ज़्यादा हमारे पास
जो है ना वो वसाइल आते जा रहे हैं और रिसोर्सेज आते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, पास्ट और प्रेजेंट के ज़िंदगी गुजारने के जो कंपैरिजन की दूसरी जो बात है वो ये है कि बीमारियों के ऊपर बड़ा बेहतर कंट्रोल आ चुका है। माजी में बीमारियों पर कंट्रोल पा लेना, काबू कर लेना बड़ा मुश्किल हुआ करता था और जानों का बहुत ज़्यादा ज़िया हो जाता था। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सर्वाइव नहीं करते थे, बीमारियां इतनी ज़्यादा थी कि वो वबा की सूरत इख्तियार कर जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो है ना वो मरना शुरू हो जाते थे, ताकि जवान लोग जो हैं वो भी मरते थे। और एवरेज एज जो है 100 साल पहले या 100-150 साल पहले देखा जाए तो उस वक़्त जो एक एवरेज एज हुआ करती थी वो तकरीबन 35-40, बहुत हद है तो 50-55 तक होती थी। लेकिन जो साइंटिफिक मेथड के अंदर तरक्की होती गई, इसके अंदर जो है ना प्रोग्रेस आती गई, तो डेवलपमेंट होती गई, तो आहिस्ता आहिस्ता बीमारियों के ऊपर बहुत मुस्बत तरीके से कंट्रोल किया जा चुका है। माजी में ये होता था कि 8 में से कोई एक बच्चा ही ऐसा होता था जो अपनी पहली सालगिरह मना पाता था। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 8 में से सिर्फ एक बच्चा जिंदा रहता था कि जो 1 साल अपनी उम्र पाता था। अगर वो 1 साल तक जिंदा रह लेता था तो 1 साल के बाद कोई ना कोई बीमारी उसे पकड़ लेती थी, या फिर 1 साल से पहले ही 7 बच्चे 8 में से जो है वो फोत हो रहा करते थे। बीमारियों की वजह से प्रोटेक्शन नहीं थी, जरासीम इतने ज़्यादा थे, हवाएं, तपश, गर्मी, सब कुछ, क्योंकि साइंटिफिक मेथड उस वक्त है ही नहीं था। तो इसलिए स्मॉल पॉक्स जो एक ऐसी बीमारी थी, जब बच्चा कोई सर्वाइव कर जाता, 1 साल से ज़्यादा उम्र को गुजर जाता, तो फिर जो है ना स्मॉल पॉक्स की बीमारी उसको वो पकड़ लेती, चीचक की बीमारी पकड़ लेती, खसरे की बीमारी पकड़ लेती, और ये बीमारियां जो हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है ना वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती। तो स्मॉल पॉक्स जो है खसरा बच्चे को 6 साल की उम्र में पकड़ लेता था। उसके बाद अगर कोई बच्चा 6 साल की उम्र से भी आगे सर्वाइव कर जाता, ये सब कुछ ऐसे में उन्होंने एज इट इज़ ही लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि अगर कोई 6 साल से ज़्यादा कोई बच्चा सर्वाइव कर जाता तो 12 साल की उम्र तक पहुँचने तक उसे मीजल्स, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया जैसी बीमारियाँ, जैसे चीचक कह लें, एक काली खांसी, खनाक कहा जाता है उसे, और डिप्थीरिया भी खनाक है, काली खांसी है, जो कि सांस के मसाइल होते हैं, ये बीमारियां उस बंदे को पकड़ लेती थी। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना बच्चा वो कमज़ोर होते होते फिर बिस्तर मरग पे लग के फौत हो जाया करता था। तो सबसे बड़ी एडवांसमेंट यही है कि बेटर डिजीज़ कंट्रोल हो चुका है, बीमारियों के ऊपर बड़े अच्छे तरीके के साथ कंट्रोल किया जा चुका है। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास बात ये है कि माजी और मौजूदा सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए तो बेटर सैनिटरी कंडीशंस, हमारे इलाकों के अंदर सफाई सुथराई की जो सूरत हाल है माजी से बहुत मुख्तलिफ है। माजी में यूँ होता था, शहरों में भी, हत्ता कि गाँव तो दूर की बात है, शहरों में भी ये होता था कि हल्की सी भी बारिश होती थी तो 2-2, 4-4 दिन तक पानी जो है वो सड़कों पर खड़ा रहता था। लेकिन जो साइंटिफिक तरीके के साथ एडवांसमेंट आती गई, इन्हेंसमेंट होती गई, तो सैनिटरी कंडीशन जो है वो चेंज होती गई और नालियों का सिस्टम एक ऐसा आ गया, सेवरेज का सिस्टम एक ऐसा आ गया कि बारिश होने के 10-15 मिनट बाद सफाई हो जाती है। और अब गलियां भी उस तरीके से गंदी नहीं होती। अगर गलियों के अंदर सेवरेज है तो वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन है या फिर नालियां ऐसी हैं जो कि ऊपर से ढकी हुई हैं, तो उस वजह से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। पुअर ड्रेन एंड सेवरेज सिस्टम, माजी में जो नालियों का सिस्टम था और सेवरेज का सिस्टम था वो बहुत ही गंदा था। पानी गलियों में खड़ा होना और गलियां कच्ची होना, कच्ची गलियां होना और पानी खड़ा हो जाना, और दोनों चीज़ें जब मिल जाती थी बीमारियों का गढ़ बन जाता था। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पेव्ड स्ट्रीट्स एंड वेल ड्रेन्ड, आहिस्ता आहिस्ता सड़कें पक्की बनना शुरू हो गई, उनके अंदर पानियों का निज़ाम जो है अच्छे तरीके से चलना शुरू हो गया, और फिर खुसूसी तौर पे डिपार्टमेंट्स बनाए गए जिनका काम ही ये था, जैसे वासा है और ऐसे और भी बड़े डिपार्टमेंट हैं जो कि कमेटी, शहर की म्यूनसिपल कमेटी के अंदर काम करते हैं और वो सैनिटेशन करते हैं, उनका काम सफाई सुथराई करना है और वो सारे उस सिलसिले को सही तरीके से एडवांस करते हैं। जबकि आजकल एक और बड़ी एडवांसमेंट ये है कि हर घर तक साफ़ पानी पहुंचता है। साफ़ पानी पीना एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर माजी में देखा जाए 100-150 साल पहले देखा जाए तो लोगों के पास पीने के लिए, पानी निकालने के लिए, ज़मीन से साफ़ पानी निकालने के लिए इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि साफ़ पानी निकाला जाए। वो थोड़ा सा गहराई में जाते थे, पानी निकल आता था, जैसा पानी उन्हें मिलना वो इस्तेमाल करना शुरू कर देना। और अक्सर तरीके तो
कुओं के ज़रिए पानी निकालने के होते थे और फिर नदियों का पानी इस्तेमाल किया जाता था। जानवर भी कई ऐसे पीने वही पानी पीते थे। और अल्लाह माफ़ करे, माजी में कुछ लोग भी ऐसे थे, अभी भी कुछ इलाके हो सकता है ऐसे हों, अल्लाह हमें महफूज फरमाया, अल्लाह हम पे रहम करे। 100 साल पहले पानी कुओं से निकाला जाता था, बड़ी दूर दराज से लाया जाता था, और उस पानी के अंदर बीमारियां हुआ करती थी, कंटेन्ड डिजीजेस। उस पानी के अंदर बहुत सारी बीमारियां हुआ करती थी, लेकिन जो जो एडवांसमेंट आती गई, तरक्की आती गई, वो बीमारियां जो हैं आहिस्ता आहिस्ता पानी साफ़ होता गया, उसमें क्लोरीन की मिकदार जाती गई। तो पानी साफ़ होना भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि आजकल के साइंटिफिक तरीके से साफ़ पानी मिल जाना भी एक साइंटिफिक तरीके का ही एक कारआमद नतीजा है। उसके बाद ये है कि चौथे नंबर पे हमारे पास आजकल खाने को बहुत ज़्यादा मिकदार में चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास ऑप्शंस हुआ करते हैं। मौजूदा दौर की एक बहुत बड़ी तरक्की और साइंटिफिक मेथड का एक बहुत बड़ा जो कामयाब तरीन स्टेप है वो ये है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम खाने को जो चीज़ चाहेंगे हम वो चीज़ खा सकते हैं। जबकि इन द पास्ट वो चीज़ जो कि मौजूद है, जो एक सीज़न चल रहा है, सिर्फ वही चीज़ मौजूद होगी। चौथे नंबर पे बात यह मोर फूड एंड बेटर फूड। एक तो खुराक की मिकदार ज़्यादा हो चुकी है और यह खुराक की मिकदार बहुत बेहतर हो चुकी है। वैरायटी ऑफ फूड थ्रू आउट द ईयर। गुज़श्ता सालों में या माजी में ये देखा जाता था कि अगर एक चावल का सीज़न है तो उस दौरान सिर्फ चावल ही इस्तेमाल किए जाएंगे, गंदम इस्तेमाल की जाएगी। इसी तरह फलों के अंदर ये है कि अगर किसी एक फल का मौसम है तो वही होगा। लेकिन आजकल स्टोर्स की मदद के साथ, डिहाइड्रेशन या फ्रीजिंग की मदद के साथ ऐसे ऐसे तरीके निकल आए हैं, ये सारा कुछ साइंटिफिकली हमारे लिए होना मुमकिन है। ऐसे तरीके हैं कि हम केले को या किसी भी फ्रूट को हम पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं और सारा साल वो मुयस्सर है, आसानी के साथ मिल सकते हैं। ये नहीं कि जी किसी एक बंदे के पास पूरे मुल्क में उसकी सप्लाई होती है और सारा साल वो फ्रूट मिल सकता है। तो वैरायटी ऑफ फ्रूट थ्रू आउट द ईयर, सारे साल में हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा मिकदार खुराक की मौजूद है। जबकि 100 साल पहले 100 ईयर्स अगो सीजनल फ्रूट्स ओनली, सिर्फ एक मौसमी फल हुआ करते थे, उसके अलावा और कोई फल नहीं है। उसके बाद ये है कि जी माजी में अगर किसी का ये दिल करता है कि वो बेमौसमा कोई फल खाए तो उसका एक ख़ास तरीका हुआ करता था। वो ये है कि या तो उस फल का अचार डाल दिया जाता था या फिर पानी खुश्क करके उसको सुखा लिया जाता था, खुश्क कर लिया जाता था, और फिर जब उसका मौसम गुजर जाता तो फिर उसे दोबारा गीला करके उसे इस्तेमाल किया जाता। जबकि आजकल ऐसा नहीं है, आजकल उसके तरीके चेंज हो गए हैं, मॉडर्न मेथड्स आ चुके हैं। मॉडर्न मेथड्स में क्या है, 5वें नंबर पे बात यह है कि खुराक को किन किन तरीकों के साथ हम आजकल महफूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ये है कि हम ग्रेडिंग कर लेते हैं, हम एक डेट्स दे देते हैं कि जी आज मैन्युफैक्चर की गई है ये चीज़ जून के अंदर मैन्युफैक्चर की गई है, अब ये 2 साल तक जून के महीने तक इस्तेमाल की जा सकती है और उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिख दी जाती है। फिर उसके बाद जी जून 2022 के बाद या 2023 के बाद ये चीज़ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो ये एक तो ग्रेडिंग कर दी जाती है। दूसरा ये कि हम कैनिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं। हम खुराक को एक लोहे के डिब्बे में डालते हैं और उसे इस तरीके से सील कर दिया जाता है कि उसके अंदर हवा बिल्कुल भी दाखिल ना हो, ना रोशनी उसे इफेक्ट करे ना हवा उसे इफेक्ट करे। तो ऐसी जो चीज़ है उसे ठंडी जगह पे रखा रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर में रखा रहता है, तो काफ़ी देर तक वो महफूज रह जाती है। फिर एक तरीका ये भी है कि डिहाइड्रेशन कर ली जाती है, चीज़ों में से पानी को सुखा लिया जाता है, खुश्क कर लिया जाता है और फिर वो चीज़ें काफ़ी देर तक सही रहती हैं। उसके बाद ये है कि जी बेटर वेज टू इम्प्रूव। आजकल हमारे पास ज़िंदगी को बढ़ाने के, आला तरीन करने के बहुत सारे और भी तरीके हैं। हम अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, माजी में ऐसा नहीं था, कच्चे घर हुआ करते थे। ज़िंदगी गुजारने का तरीका ये था कि सिर्फ सिंगल स्टोरी हुआ करती थी, डबल स्टोरी बहुत रेयर हुआ करती थी। और आजकल डबल स्टोरी छोड़ के बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स जो ऊंची ऊंची बनाई जाती हैं। तो बिल्डिंग हाउसेस, कम्युनिकेशन का तरीका इतना आसान है, इतना लंबा हो चुका है, इतना मुख्तसर हो चुका है कि जनाब आप ऐसी बातें जो कि खतूत के ज़रिए, ख़त्तो किताबत के ज़रिए तकरीबन एक पैगाम पहुंचाने तक कई दिन लग सकते हैं, वो काम आप चंद सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन ऐसी है कि महीनों का सफ़र जो है वो चंद घंटों का रह गया है, चंद एक दो दिन का रह गया है। इसी तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा फुर्सत के लम्हात हैं, हम बैठ के अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ाई के ज़रिए या फिर दीगर चीज़ों के ज़रिए हम अपने आप को थोड़ा सा फुर्सत दे सकते हैं, फुर्सत के औकात दे सकते हैं, लम्हात दे सकते हैं और अंदाज़ा कर सकते हैं कि साइंस ने हमारी ज़िंदगी को किस तरीके के साथ चेंज कर दिया है। उसके बाद आखिरी बात जो हमारी ऐसे की वो ये है कि माजी में हमारे पास तवहमात का बहुत बड़ा राज था हमारे ऊपर। हमारी ज़िंदगी के अंदर तवहमात जो वहम परस्ती होती है, जिसे तोहम परस्ती भी कहा जाता है, और ऐसी बातें जो कि हकीकत के साथ जिनका ताल्लुक बहुत कम है या है ही नहीं, उन चीज़ों को हमने अपने ऊपर हावी किया होता था। और लोग जो हैं वो उन चीज़ों को ये समझते थे कि इन चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल दखल है, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंट्रैक्शन करती हैं और इनकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा मामलात ऐसे हैं कि वो ख़त्म हो सकते हैं या फिर वो किसी उल्टे रुख की तरफ जा सकते हैं। तो वो आजकल के दौर में अगर किसी के सामने ऐसी कोई बात की जाए कि जनाब आज 13 तारीख है या 13 मेरा जो लकी नंबर नहीं है या 13 मेरे लिए एक बुरा दिन है या मंगल के दिन को बुरा समझा जाए, आजकल के दिन में अगर ऐसी कोई बात की जाए तो लोग इसको अच्छा नहीं समझेंगे। तो इसका मतलब ये है कि साइंस ने हमारे सोचने के तरीके को भी चेंज कर दिया है। हम एडवांस तरीके के साथ सोचते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते जैसे माजी में लोग सोचा करते थे कि जी अगर मैंने सुबह सुबह उठ के टूटे हुए शीशों को देख लिया तो मेरा सारा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, अगर सुबह सुबह मेरे रास्ते से काली बिल्ली गुजर गई तो सारा दिन मैं वो जो काम अपना करने जा रहा हूँ वो नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? कि जी काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया था, ये तो एक बदशगुनी है। तो ऐसी जो बदशगुनियाँ हैं वो हमारे जहन से जा चुकी हैं, हम फैक्ट्स पे बिलीव करने वाले बन चुके हैं। तो ये भी एक साइंटिफिक मेथड्स के जरिए है कि आजकल जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है उसी वजह से हमने फैक्ट के ऊपर बिलीव करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। साइंस ऑफ गुड एंड बैड लक, माजी में ये था कि जी अगर किसी ने कोई बुरी चीज़ टूटा शीशा देख लिया है, बिल्ली काली गुजरती हुई देख ली है, या फिर अगर कोई 13 तारीख है मंगल का दिन है तो वो ये काम नहीं किया जाएगा, जनाब मैं जो काम करूँगा वो उसमें मुझे नुकसान हो जाएगा। और फिर जो अच्छे दिन हैं जुमेरात वाले दिन या जुमे वाले दिन को काम शुरू किया जाए तो वो काम बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये है कि वो सिर्फ माजी की बातें थी, उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। एविल स्पिरिट्स कॉज डिजीजेस, माजी में लोग ये भी समझते थे, आजकल भी शायद ये लोग कुछ समझते हैं, ऐसी बात तो है भी, ये आजकल भी समझते हैं लोग कि जी जो बद रूहें हैं, जो बुरी रूहें हैं, उनका हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल दखल है और वो बीमारियां हमारे ऊपर मुसल्लत करती हैं। लेकिन ये भी एक माजी की बात थी। एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून, माजी के अंदर ये भी हुआ करता था कि लोग सितारों के ज़रिए अपनी किस्मत और हालात को मालूम करवाने की कोशिश किया करते थे। लोग सफ़र करने से पहले पूछा करते थे नजूमियों के पास जाके, उनसे कहा करते थे कि जी मुझे बताएँ ये फ़लाँ सितारा मेरा है और ये किस दिन मुझे सफ़र करना चाहिए और किस दिन मुझे सफ़र ना करना चाहिए, किस दिन कौन सा काम करना चाहिए। तो सितारों के ज़रिए अपनी किस्मत का हाल मालूम करवाने की कोशिश की जाती थी, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये हमारे बिलीफ के ऊपर नहीं है, रिलीजियस बिलीफ इसकी इजाज़त नहीं देता, हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में। आखिरी बात ये है कि जो हमारे इंसेस्टर्स थे, फोर फादर्स थे, वो ब्लैक कैट्स को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि काली बिल्ली गुजर गई है जी रास्ते से, तो मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ मेरा सफ़र जितना भी चाहे आधे से भी ज़्यादा तय हो चुका है, मैंने आगे नहीं जाना जी, अगर आगे गया तो नुकसान हो जाएगा, तो वहीं से वापस आ गए। अगर टूटा हुआ कोई शीशा देख लिया तो जी जो भी दिन हम काम का आगाज़ करने लगे हैं वो काम अच्छा नहीं होगा। अगर 13 तारीख को हम काम कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, मंगल वाले दिन हम सफ़र नहीं करेंगे, मंगल वाले दिन हम बाल नहीं कटवाएंगे, कोई जो है ना इस तरह की और बड़ी बातें हैं। ये सारी तवहमात के साथ रिलेट करती हैं। जैसे जैसे साइंस एडवांस होती जा रही है, हमारे खाने पीने के अंदाज भी बदल चुके हैं, सफाई सुथराई भी बदल चुकी है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है कम्युनिकेशन के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, गलियों की सफाई के हवाले से, सेवरेज बिल्कुल सही हो चुका है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिस साइंटिफिक मेथड की वजह से ही ये हो पाई हैं और हुई हैं। ये आज की जो हमारा चैप्टर है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, उसकी समरी है और उसका एनालिसिस है कि इसके अंदर क्या कुछ बताया गया। एफएससी पार्ट 2 का दूसरा ऐसे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सिर्फ 4 हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, उनके पॉइंट्स बताता हूँ। आप इन्हीं पॉइंट्स को कंपाइल करके क्वेश्चन की सूरत में लिखेंगे तो आपका एक वैलिड क्वेश्चन, उसका आंसर लिखा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट वर द सैनिटरी कंडीशंस
इन द पास्ट, माजी के अंदर हमारे इलाकों के अंदर, हमारे रहायशी जो कॉलोनीज थी उनके अंदर सेवरेज का सिस्टम कैसा था, सफाई सुथराई का सिस्टम कैसा था, जो पानी था वो गंदगी वाला पानी वो कैसे जो है इलाकों से बाहर निकाला जाता था। तो माजी के अंदर, चूँकि आपने चैप्टर के अंदर भी ये ऐसे के दौरान भी एक्सप्लेनेशन में ये बात सुनी है, ये आपने समझा है कि माजी में कोई सैनिटरी कंडीशन बहुत वेल सेटल्ड नहीं था, कोई वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं था, अच्छा नहीं था। सैनिटरी कंडीशन ऐसी थी कि पानी जो है वो गलियों में बहता था, सड़कें भी कच्ची हुआ करती थी और जो पानी है वो अंडरग्राउंड पाइप्स में नहीं था, वो रोड के ऊपर ही खड़ा हो जाया करता था और धूप की वजह से खुश्क हो जाना। और जब वो खुश्क होता तो फिर उस दौरान बीमारियां, जो वबाएँ हैं, मलेरिया, उस वक्त टाइफाइड और मलेरिया बहुत अहम बीमारियां थी जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में फैलती थी। तो डिफेक्टिव सेवरेज सिस्टम, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि इन द पास्ट देयर वाज नो सिस्टम फॉर द सैनिटरी कंडीशंस, द डिफेक्टिव सेवरेज सिस्टम वाज देयर इन द पास्ट। उसके बाद ये है कि टॉयलेट्स जो हैं, जो वाशरूम्स हैं, वो आउटडोर बनाए जाते थे, वो आजकल की तरह जैसे घरों में हैं या फिर एक घर के अंदर ही हर कमरे के साथ अटैच वाशरूम है और उसके अंदर सफाई सुथराई भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं था। आउटडोर टॉयलेट्स बनाए जाते थे और वहाँ गंदगी हुआ करती थी बहुत ज़्यादा। तीसरा पॉइंट ये है कि ये पुअर ड्रेन सिस्टम, घरों से पानी निकालने का सिस्टम भी बिल्कुल है ही नहीं था, ड्रेन सिस्टम, नालियाँ नहीं थी, वो गंदगी वाला सीन ऐसे था कि जी पानी वो गलियों के अंदर ही रहता था। चौथे नंबर पे गार्बेज थ्रोन ऑन द स्ट्रीट्स, कूड़ा क्रिकेट जो भी है वो घरों से निकाल कर गलियों में फेंक दिया जाता था। उसको लेके जाने के लिए खुसूसी तौर पर म्यूनसिपल के लोग और वो जो सैनिटेशन के डिपार्टमेंट्स हैं वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे और कूड़ा क्रिकेट जो है वो गलियों में ही फेंक दिया जाता था। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा ये है कि जी माजी के क्वेश्चन बुक क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये क्वेश्चन ज़रा इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड पीपल अरेंज वाटर इन द पास्ट, माजी में लोग पानी को किस तरह अरेंज करते थे, पानी को की जो मुश्किल सूरत हाल थी उसे कैसे टैकल करते थे। तो सबसे पहले ये है कि पानी जो है ना वो बहुत दूर दराज के फासले से लाया जाता था, सफ़र करके वो मशकीज़ों में डाल के या फिर किसी और तरीके से उस पानी की तरसील की जाती थी, ट्रांसपोर्टेशन की जाती थी। टू बी कैरिड फ्रॉम अ डिस्टेंस, उसे बड़ी दूर से लाया जाता था। दूसरे नंबर पर यह है कि फ्रॉम अ वेल और कनाल, या तो उसे कुएं में से निकाला जाता था या किसी नदी में से लिया जाता था। तो कुएं में भी हो सकता है कि बीमारियों का खदशा हो और नदी के बहते हुए पानी में हो सकता है वो गंदगी हो या जानवरों ने पानी पिया और वही पानी इंसान भी पी रहे हों। तो ऐसा पानी का सिस्टम था माजी में। और पानी जो है वो उसको दूर दराज के इलाकों से ला के स्टोर्ड इन टब्स एंड बकेट्स, उसे या तो मशकीज़ों में रखा जाता था या टब्स में रखा जाता था। और ऐसा पानी जो दूर दराज के इलाकों से ला कर उसे घर में 10-12 घंटे या 1-2 दिन रखना है, तो माजी में पानी की जो सूरत हाल थी, आज भी अगर पानी को ज़रा थोड़ी सी गहराई से ही निकाल लिया जाए तो ऐसे होता है कि पानी पड़ा पड़ा उसकी रंगत तब्दील होना शुरू हो जाती है। तो अगर माजी में देखा जाए तो पानी को जब ऐसे महफूज किया जाता था तो उसकी रंगत तब्दील हो जाती है और फिर जब पानी की रंगत तब्दील हो जाए तो उसका जायका भी तब्दील होना शुरू हो जाता है और उसके साथ ही उसकी सारा जो है सिलसिला वो पानी के अंदर बीमारियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि साइंटिफिक मेथड एंड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, हाउ हैड साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। खुराक की पैदावार और खुराक को महफूज करने के तरीके के अंदर साइंसी तरीकाकार ने हमें क्या मदद दी है, क्या सहूलत दी है। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे कि मशीन्स आर यूज्ड इन प्लॉइंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। आजकल खुराक जो काश्त की जाती है उसे बीजा जाता है और हल चलाया जाता है, वो सारा कुछ मशीनों के ज़रिए होता है। जबकि माजी में देखा जाए तो बैलों के ज़रिए पहले हल चलाया जाता था, फिर हर आदमी एक एक तिनके को पकड़ के अलग तरीके से ऐसे ज़मीन में गाड़ता था और फिर उसके ऊपर जो है ना पानी लगाकर उसको उसकी वो बढ़ोतरी की जाती थी और उसकी प्रोडक्शन की जाती थी। आजकल ये एक एक तिनका लगाने वाला काम भी मशीनों के ज़रिए किया जाता है और काटने वाला काम भी जो इंसान करते थे सख्त गर्मी के आलम में, वो भी जो है ना आजकल मशीन के ज़रिए बड़ी तेज़ी के साथ कर दिया जाता है। उसके बाद खुराक को महफूज करने के तरीके के अंदर हम ये लिखेंगे कि फ्रूट प्रिजर्वेशन मेथड्स, हम कौन कौन से तरीके ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जिनके ज़रिए हम खुराक को
ऑलरेडी रेडीमेड खुराक को हम इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं और पहले से महफूज हम ला के उसे रख लेते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं और जब भी 10 दिन बाद 15 दिन बाद हमें ज़रूरत पड़ती है हम वो उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। और स्टोर्स जो हैं, स्पेशल स्टोर्स जो सब्जियों वाले होते हैं, फ्रूट्स वाले, उनके अंदर तो महीनों तक खुराक को महफूज रखा जा सकता है। तो हम जो है वो सबसे पहले कैनिंग का एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। वीडियो लेक्चर में, उसमें समरी वाले लेक्चर में इस चैप्टर की जो समरी आपको बताई थी, एक्सप्लेनेशन, उसमें बताया था कि कैनिंग का एक ऐसा तरीका है कि डिब्बे के अंदर बंद करके कैन के डिब्बे में चीज़ को रख दिया जाता है, उसमें हवा भी नहीं जाती और उसमें रोशनी भी दाखिल नहीं हो सकती, तो खुराक बिल्कुल महफूज रहती है। उसके बाद ये है कि ग्रेडिंग की जाती है, एक लिमिट बता दी जाती है कि इस लिमिट तक, इस डेट तक या इस ईयर तक इस खुराक को इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद फ्रीजिंग का एक मेथड है, जमा कर खुराक को इस्तेमाल कर लें, फ्रीज़र में रख लें और फिर काफ़ी देर तक उसे इस्तेमाल किया जाए। डिहाइड्रेशन ऐसा है कि खुराक में से पानी की मिकदार को निकाल दिया जाए, खुश्क कर लिया जाए और फिर उसे इन द मुस्तकबिल के अंदर आप इन द फ्यूचर यूज़ के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन जो हम इस चैप्टर का आपको करवा रहे हैं वो ये है कि वी आर जनरली लेस फियरफुल देन आवर एंसेस्टर्स। आजकल हम अपने आबाओ अजदाद से ज़रा कम खौफजदा हैं। वो हमारे आबाओ अजदाद बड़ी चीज़ों से खौफजदा हो जाया करते थे। What were they afraid of? वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे आबाओ अजदाद उनसे खौफजदा हो जाया करते थे? तो इसका आंसर आप ये सबसे पहले ये लिखेंगे कि आवर एंसेस्टर्स वर more fearful than ourselves. They were superstitious. They believed in the avenge of black cats. वो काली बिल्लियों के अंदर ये यकीन रखते थे, वो बिलीव रखते थे कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट लेती है तो वो हमारा जो काम करने हम जा रहे हैं वो नुकसान में चला जाएगा। उसके बाद वो अगर टूटे हुए शीशों को देख लेते थे तो तब भी ये समझते थे कि ये टूटे हुए शीशे जो हैं ये भी बदशगुनी की अलामत हैं। उसके बाद 13 तारीख को या 13 नंबर को अपने लिए अच्छा नहीं समझा जाता था। ये समझा जाता था कि ये जो 13 नंबर है ये एक मनहूसियत की अलामत है, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल हम ऐसा कुछ भी नहीं समझते। और चौथे नंबर पे ये है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, फोर फादर्स थे, वो स्टार्स की डायरेक्शन पे बड़ा बिलीफ रखते थे। उनका बिलीफ ये था कि जी अगर हमारा जो ख़ास एक सितारा है वो अपनी ख़ास जगह से हट जाएगा तो हम कोई काम उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक वो अपनी असली सूरत हाल तक नहीं आ जाता। ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपने इस वीडियो लेक्चर में देखे हैं और यही क्वेश्चंस के ऊपर आपने इंसिस्ट के साथ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने इन्हीं 4 क्वेश्चंस के ऊपर पूरी तवज्जो देनी है। इंशाल्लाह इनमें से आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड चैप्टर नंबर 2 एफएससी इंग्लिश पार्ट 2, उसकी तीसरी वीडियो है और इसमें हम आप वर्ड्स और इनके सिनोनिम्स देखेंगे जो एमसीक्यूज में आते हैं। 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर के इस वर्ड मीनिंग वाले लेक्चर में बताया है कि पहले जो चैप्टर्स हैं इनमें से एक क्वेश्चन एमसीक्यूज का मस्ट है, इसलिए आपने इनके ऊपर गौर करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने निकाल के लिखे हैं, चूज किए हैं। मिस्टीरियस का मतलब होता है पूरा इसरार तरीन चीज, ऐसी चीज जो कि जिसके बारे में पहेलियां भी बड़ी सारी हों, जिसके बारे में बहुत सारे राज हों, जो चीज अफसाना होती हो, सारे लोगों को सामने नजर ना आती हो, तो इसके सिनोनिम होंगे हिडन या फिर सीक्रेट। उसके बाद दूसरे नंबर पे है फियरफुल। फियरफुल का मतलब होता है खौफ ज़दा कर देने वाली चीज या खौफनाक, डराने वाली चीज जो बड़ी खौफ से भरी हुई हो। तो इसका मतलब है आफुल, बड़ी अजीब सी चीज, और ड्रेडफुल जो बंदे को, अगले को पसीने में शराबूर करते हैं, ऐसी चीज को ड्रेडफुल कहते हैं। उसके बाद गार्बेज है। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, ऐसी चीजें जो माजी में लोग घरों से निकाल के गंदगी वगैरह गलियों में फेंक दिया करते थे, तो गार्बेज इस सेंस में इस्तेमाल किया गया ऐसे में। तो इसके सिनोनिम्स के अंदर रबिश आ सकता है, डर्ट आ सकता है और स्वीपिंग इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वीपिंग मतलब जिन चीजों के साथ सफाई की वो बाहर फेंकनी, स्वीपिंग। उसके बाद है वैरायटी। वैरायटी का मतलब वैसे भी सब लोग जानते हैं कि वैरायटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा कसरत होना किसी चीज की। किसी भी चीज की वैरायटी हो सकती है, कपड़े की वैरायटी होती है, बर्तनों की बड़ी वैरायटी, खुराक की, फूड की बड़ी वैरायटी है। तो वैरायटी का मतलब होता है अकसाम या रंगारंग, किसी चीज का बहुत ज्यादा फैल जाना, मुख्तलिफ रंगों में ना, तो वेरियस मुख्तलिफ चीजें। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि उसका फैलाव और उसका बढ़ोतरी उसकी जितनी मर्जी की जाए। सुपरस्टिशंस का मतलब होता है कि तवहमात, तोहम परस्ती,
ऐसी चीजें जो कि बेसलेस हैं उनके ऊपर यकीन रखना, तो इसका सिनोनिम ये होगा बेसलेस फियर्स, ऐसे बेबुनियाद डर और खौफ जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसको सुपरस्टिशंस कहा जाता है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी चीज का किसी दूसरे के ऊपर असर होना। तो इन्फ्लुएंस का मतलब है कि सफाई सुथराई का, साइंटिफिक तरीके का हमारी जिंदगी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, तो इसके सिनोनिम्स के अंदर अफेक्टेड इस्तेमाल किया जा सकता है या इंप्रेस्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद है जी ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज पर काबू पा लेना, किसी चीज को अपने दबाव में रख लेना या उसके ऊपर ओवरकम कर लेना, अच्छे तरीके से इसको कवर कर लेना। तो इसका एक सिंपल सा सिनोनिम है कंट्रोल कर लेना। एज्यूम का मतलब होता है फर्ज कर लेना, जैसे सपोज है, लेट्स सपोज, या उसके बाद है एज्यूम का मतलब प्रेज्यूम करना भी होता है। किसी भी चीज को अपने जहन में जो सच भी ना हो उसको अगर जहन में बिठा लिया जाए तो उसको कहते हैं फर्ज कर लेना। तो इसके सिनोनिम में एक सपोज है और एक प्रेज्यूम इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिनोनिम है। यहाँ हमारा पहला दूसरा चैप्टर मुकम्मल हुआ।